अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवर्दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो एक वज़ीर आज़म बनेगा और एक धरना देगा। फिर उन्होंने साथ कहा है कि हम वो ऊँट होंगे जो जहाँ बैठेगा वहाँ हुकूमत बनेगी। अब एक वज़ीर आज़म बनेगा, एक धरना देगा, दो ही फरीकों के बारे में बात की है उन्होंने। हम आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन चांसेस पर जिक्र का जायज़ा लेंगे कि धरना की सियासत के मज़ीद कितने इम्कानात हैं पाकिस्तान में, और क्या वाकई अगले इलेक्शंस के बाद एक वज़ीर आज़म बनेगा और एक धरना देगा। मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी और आमिर अहमद ख़ान साहब। सबसे पहले आमिर साहब के पास चलेंगे, फिर अतर काज़मी के पास जाएंगे। आमिर साहब, धरने के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, क्योंकि वो कहते हैं एक वज़ीर आज़म बनेगा, एक धरना देगा? ज़ीरो चांसेस मुजम्मल, एब्सोल्युटली ज़ीरो। और इसकी वजह यह है कि धरना सियासत जो हमने देखी अभी तक, वो धरने कराने वालों को भी समझ आ चुकी है कि उनका क्या नुकसान होता है, और वो धरना देने वालों को भी शायद समझ आ चुकी है कि इस तरह की सियासत का कहाँ क्या नुकसान होता है। बात यह है मुजम्मिल के इलेक्शन के नताइज से शायद नाज़री हमने देखा है कि कोई भी सियासी जीतने वाले के अलावा कोई भी सियासी जमात जो है वो खुश होती हो। एक तो ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, लेकिन फिर हर हारने वाली जमात के पास कम से कम कुछ रीज़नेबल ग्राउंड ज़रूर होते हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये इलेक्शन के अंदर शफाफियत नहीं थी। इस दफ़ा सूरत हाल में इतना फ़र्क ज़रूर है कि जिस तरह की शफाफियत की पहले बात होती थी, शायद उस तरह की शफाफियत की बात अब नहीं हो रही है। सबको पता है कि जो पार्टी, जो पहले भी होता रहा, पहले भी इंतखाबात में भी यही होता था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही वाज़ेह हो गया है कि जो पार्टी अताब में है उसको तो शायद पूरी तरह से भरपूर तरीके से, जिस तरह से एक सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने चाहिए, वो इलेक्शन लड़ने भी ना दिया जाए। और जो पार्टियां अताब में नहीं हैं या जो पार्टियां जिनके बीच में मैदान को खुला छोड़ा जा रहा है, उसमें आप जितनी मर्ज़ी सियासी गॉसिप सुन लें और जो मर्ज़ी भी कोई कह रहा हो, लेकिन उनमें भी अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि कोई क्लियर फेवरेट है पाकिस्तान के रियासती इदारों का या नहीं है। सो ये जो पुराने वाले धरनों की बात है वो तो आप वो छोड़े, लेकिन आइंदा आने वाले इंतखाबात में मैं समझता हूँ इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल है इस सूरत हाल का किसी धरने वाली सूरत हाल में तब्दील होना, कि अब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना आने वाले इंतखाबात से, वो थोड़ी बदल गई हैं मुजम्मिल। अब मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि चलें जी, जैसे भी प्री इलेक्शन लैंडस्केप जो है उसमें हमें जो भी नज़र आता हो और जो भी होता हो, कम से कम पोलिंग डे के ऊपर जो वोट पड़े वही बैलेट बॉक्सेस से निकलता हुआ नज़र आए और 2018 वाली सूरत हाल ना हो। सो आई थिंक कि इतनी लो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जो नतीजा निकलेगा, उसके बाद किसी भी सियासी जमात का वो वापस उस तरह के धरने वाली सियासत की तरफ जाना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि जो पार्टी बकौल आमिर साहब के ज़ेरे अताब है, जो कि मैं ऐसा नहीं समझता, और बकौल आमिर साहब के लोएस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दोबारा 129 दिन का धरना दे सकती है, या बिलावल 129 दिन का धरना दोबारा दे सकते हैं, या मुस्लिम लीग नून दोबारा धरना देगी? आपको कौन धरना देते नज़र आ रहा है? जी, पहले तो मैं आपकी नज़र की तारीफ़ करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो दूसरों को नज़र नहीं आती वो आपको नज़र आती हैं, और जो दूसरों को नज़र आ रही होती हैं वो आपको नज़र नहीं आती। तो ये जो आपकी ऐनक है ना, ये एक बड़ी ख़ास किस्म की ऐनक है। तो दूसरी बात ये है कि अब जो उन्होंने कहा कि धरना कौन देगा, देखें इस वक्त ये जो दोनों सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं ना, इनमें से किसी ने भी वो नहीं देना धरना। और मैंने ये बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि दो सियासी जमातों के दरमियान इस वक्त मुकाबला है। एक चीज़ जो बार बार कहा जाता है ना कि जी ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि मियाँ साहब जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर होंगे तो आप समेत मुझको भी बड़ी खुशी होगी, यकीन उनको होना चाहिए, लेकिन उनकी वज़ीर आज़म बनना श्योर है या नहीं है। लेकिन तीसरी जो जमात है उनका इंतखाबात में आगे आना या उनके लिए आगे आसानी होना, वो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रही, और मैं आमिर साहब से 100% एग्री करता हूँ। अब ये जो दोनों सियासी हरीफ हैं, ये अभी भी सियासी हरीफ हैं,
क्योंकि इनका अभी भी एक हलीफ मौजूद है और जब तक वो वहाँ पे है ये इस इलेक्शन की हद तक तो आपको थोड़ा बहुत इख्तलाफ नज़र आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये इलेक्शंस के बाद मुझे दोबारा एक इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि इनमें से कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क भर में से इतनी सीटें ले ले कि वो एक अच्छी अक्सरियत से हुकूमत बना सके। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने पहले MQM से रब्ता किया, बाप पार्टी के लोगों से रब्ते किए, फिर पीपल्स पार्टी के भी जो गिले शिकवे होते हैं, जो नून लीग के हमारे दोस्त हैं जो अक्सर बड़ा आगे से बढ़ चढ़ के जवाब देते हैं, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी उस तरह तनकीद नहीं कर रहे, वो आगे से उनको हल्का फुल्का सा जवाब देते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि आगे जाके हमने दोबारा इकट्ठी हुकूमत बनानी है। तो मुझे ये लग रहा है कि दोबारा जो है वो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं धरना होगा, और वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होगा और वो पार्लियामेंट के अंदर जो खिचड़ी पकेगी वो उस किस्म का धरना होगा, इसलिए कि अवाम के मैंडेट से मुझे नहीं लगता कोई सिंगल पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकेगी। बस अतर कादमी साहब, आपकी सारी गुफ्तगू पर मैं इतना ही कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी जो ऐनक है ना वो बिल्कुल 9 मई के मुल्ज़मान को ज़ेर अताब नहीं समझती। मेरी ऐनक बड़ी साफ़ है, शफाफ है, और वो समझती है कि सियासी जमात और अस्करी जमात में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। मेरी जो ऐनक है वो बिल्कुल सीधा देखती है और समझती है कि सियासी जद्दोजहद में अस्करियत आ जाए तो वो सियासी नहीं रहती है। ये जब तक पुरअमन रहे तो सियासी रहती है, और जब जलाओ घराओ और आग पर आ जाए तो अस्करियत आ जाती है। तो मैं तो अस्करी जमातों के हक़ में नहीं हूँ और उनको ज़ेर अताब नहीं समझता। थोड़े दिनों बाद आप मुझे कहेंगे TTP भी ज़ेर अताब है, फिर आप मुझे समझाएंगे कि BLA भी ज़ेर अताब है, तो मैं नहीं मान सकता कि वो ज़ेर अताब है। इसी तरह मैं 9 मई के मुल्ज़मान को भी ज़ेर अताब नहीं मानता, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। तो मेरी ऐनक का बहुत कसूर है उसमें। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आमिर साहब से मुत्तफ़िक नहीं कि वो ज़ेर अताब हैं। उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो कानून के कटहरे में हैं। किसी ने उनको नहीं कहा था कि वो 9 मई को जाकर ये सब कुछ कर दें और उसके बाद अब आप ये बयानियाँ दें कि वो बड़े ज़ेर अताब हैं। नहीं, वो कानून की गिरफ्त में हैं, और कानून की गिरफ्त इतनी ही सख्त होनी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रेटेड पोजीशन है। इस सियासी जमातों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो रियासत पर चढ़ दौड़ें। बाकी रही बात धरने की, तो धरना मुझे वाकई नज़र नहीं आता, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, ना सड़कों पर, क्योंकि धरना होता है एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से। वरना जो धरना देने का सबसे बड़ा चैम्पियन था, उसके अंदर बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट के इस्लामाबाद घुसने की ज़रूरत नहीं थी, वो पिंडी से ही वापस चला गया था। उसने इस्लामाबाद घुसने की ज़रूरत नहीं की थी पूरा मार्च लेने के बाद, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद आशीर्वाद के बगैर नहीं घुस सकता था। वो 129 दिन खाली कंटेनर भी लग सकता है, लेकिन भरा हुआ कंटेनर एक दिन नहीं लग सकता एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। ये बात शायद बिलावल साहब को भी पता है, और जो आजकल अडियाला जेल में है उसे तो लगता है काफ़ी समझ आ गई होगी इसकी। क्यों आमिर साहब? यहाँ तक तो आपकी बात सही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मुकम्मल धरना नहीं दिया जा सकता। लेकिन देखें प्लीज़, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगले मिनट 1-1.5 मिनट तक आप ना मुझे मासूम कहेंगे, ना मुझे कहेंगे कि मैं माजी में रहता हूँ, ना मुझे कहेंगे कि मैं रियलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम क्यों इतनी जल्दी एक सियासी जमात और उनके वर्कर्स की, चंद वर्कर्स की हरकतों में तफरीक करना भूल जाते हैं। आपको याद नहीं है शायद, 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। 50 साल से पाकिस्तान की सियासत का वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कई बार उसके रहनुमा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और सिर्फ एक ख़ानदान के नहीं, ख़ानदान से बाहर के लोग भी उसके वज़ीर आज़म रह चुके हैं। 1977 में उसी सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कहा जाता था, उसी सियासी जमात के वर्कर्स को दहशतगर्द कहा जाता था। तरह तरह की तंजीमों के नाम लिए जाते थे जो ना कभी थीं, ना जिनके बारे में कभी कोई सबूत सामने आया। और तमाम वो बातें जो आज हम सुन रहे हैं 9 मई के किरदारों के बारे में, वही पीपल्स पार्टी के बारे में भी की जाती थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि पीपल्स पार्टी उसके बाद 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इक़्तिदार में आई और उसका वज़ीर आज़म बना। सो प्लीज़ लेट्स क्रिएट अ डिस्टिंक्शन। ठीक है, चंद लोग जो हैं उनसे जो भी हुआ है, देखें मैं अभी तक आई एम नॉट इवन क्लियर कि उनके साथ क्या उन्होंने क्या किया है
और उनका जुर्म जो है वो कितना बड़ा है। ये अदालतों में केस जाएंगे, अदालत हमें बताएगी कि वो कितना बड़ा जुर्म उन्होंने किया है और कितनी बड़ी उनको सज़ा मिलती है, तभी वो वाज़ेह होगा। लेकिन ये तफरीक, मैं कम से कम ये तफरीक ज़रूर करूँगा, मैं कभी भी चंद वर्कर्स की हरकतों की वजह से किसी एक सियासी जमात को मैं दहशतगर्द तंजीम जो है वो नहीं कह सकता, या मैं उसको अस्करी तंजीम जो है वो नहीं कह सकता। और बाकी की सारी बातें जो आपने की हैं जी, आई एग्री विद दैट। आई डोंट थिंक कि आगे से कोई धरना हो रहा है, लेकिन ये हमें पीटीआई के बारे में, मैं कम से कम मुज़म्मिल साहब बड़े वाज़ेह हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है, और उसको जब भी हम उसके बारे में बात करें, या कम से कम मैं उसके बारे में जब भी बात करूँगा, मैं उसको एक सियासी जमात के तौर पर ही उसके बारे में बात कर सकता हूँ, वरना मैं समझूंगा कि नहीं, मेरा तजिया जो है वो प्री लोडेड है किसी और जानिब, राइट, और लिहाजा मुझे तजिया करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी मुज़म्मिल भाई। जी अतर साहब। जी ऑब्वियसली मैं एग्री करता हूँ जो आमिर साहब ने कहा। देखिए, सियासी जमातें हों या माशरा हो, उसमें हर जगह पे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको आइन और कानून के मुताबिक उससे निपटा जाता है। उस पर इल्ज़ाम क्या होता है कि इसने कानून तोड़ा है, और फिर वो इल्ज़ाम लगा के उसके साथ हम कोई मावराए कानून या मावराए आइन कोई हरकत नहीं कर सकते। देखिए, सियासी जमात से किसी का ताल्लुक हो या किसी और जमात से ताल्लुक हो, कोई भी शख्स जो है वो अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस कतन उसके लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खुसूसन जो 9 मई जैसा बदकिस्मत वाक़या है, ऐसे वाक़यात तो कतन उनकी गुंजाइश नहीं है। अब उसमें जो भी लोग मुलविस हैं वो टाइनी माइनॉरिटी मुलविस है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या सम टाइम ये हम तासुर देते हैं, जिस तरह जो सियासी हरीफ उनके ये तासुर देते हैं, तो आप ये फिर तासुर देते हैं कि खुदा न खास्ता उस जमात को जो करोड़ों लोग वोट डालते हैं वो इस सोच के हामिल हैं, या उनकी सोच जो है वो इस चीज़ की मज़र है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, उनके हवाले से प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और उनको अदालतों से और आइन और कानून के मुताबिक उनके मुकदमे चलाए जाएं, सज़ाएं दी जाएं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि वैसे तो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का मुकदमा भी चल रहा है और आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमने दुनिया की तारीख में मुख्तलिफ किस्म की खुसूसी अदालतों के जिक्र भी सुने, उनके हवाले से पढ़ा भी, और आपकी बातें सुन के मैं समझता हूँ कि गुंजाइश है कि मीडिया की कोई खुसूसी अदालत भी कायम कर दी जाए, जहाँ पे आप जो है बर वक्त उनको सज़ाएँ सुना दें, ताकि कौम भी इस इज़्तिराब से बाहर निकले। अच्छा, मेरे इस शो में मेरे साथ यही मसला रहा है कि आमिर साहब जो है ना अपने साथ टीम फ़ौरन बना लेते हैं, और ये 2:1 हो जाता है हमेशा ही। लेकिन आमिर साहब, बात ये है कि आपने 1977 का आपने मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आपने 1977 का जो जिक्र जी का जो जिक्र किया वो अल-जुल्फ़कार के हवाले से किया। मतलब आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन ये समझना होगा कि नहीं, अल-जुल्फ़कार नहीं जी, अल-जुल्फ़कार, प्लीज लेट मी करेक्ट यू। अल-जुल्फ़कार का नाम सामने आने से कई साल पहले कम से कम 4 साल पहले पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को दहशतगर्दों के तौर पर गिरफ्तार करके उनको सजाएं दी गई और उनको कोड़े मारे गए। और बिल्कुल आमरीत में ऐसा हुआ होगा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि सरेआम कोड़े भी मारे गए हैं। आमरीत है, आइन नहीं था, कानून नहीं था। पर आप मेरी एक बात समझें, क्या उस सब के जवाब में पीपल्स पार्टी ने GHQ पे चढ़ाई की? क्या उस सब के जवाब में पीपल्स पार्टी ने अस्करी तंसीबात पर जाकर हमला किया? क्या उस सब के जवाब में किसी कोर कमांडर के घर को आग लगाई गई? बेनज़ीर भुट्टो या नुसरत भुट्टो की कॉल थी? या वो 1988 में जब वापस आईं और लाखों लोग लाहौर में मौजूद थे तो वो जुलूस लेके कोर कमांडर के घर चली गई थी? या उन्होंने पिंडी हमला कर दिया था जाकर के आज अवाम की ताकत मेरे साथ है? ये फ़र्क हमें समझना पड़ेगा कि अवामी ताकत के सर पर आप रियासत पर हमला नहीं कर देते, आप अपनी दिफाई तंसीबात पर हमला नहीं कर देते। उनको लेकर बात तादाद कम या ज़्यादा की नहीं है, बात एक सियासी जमात की इंटेंशन की है। इस तरह तो आप कहेंगे कि एक दहशतगर्द आया, उसने खुदकुश हमला कर दिया, आप पूरी TTP को क्यों, पूरी उसकी तंजीम को दहशतगर्द क्यों कहते हैं? उनका तो एक बंदा आके खुदकुश हमला कर देता है। जब वो जमात उसको ओन करती है और उस खुदकुश हमले को सैंक्टिटी देती है तो वो पूरी जमात उसके साथ होती है। इसी तरह चेयरमैन PTI को चीफ जस्टिस ने कहा अदालत में कि आप 9 मई की मजम्मत करें, उन्होंने नहीं की, बाद में नहीं की,
जस्टिफिकेशन देते रहे और तौजीहात पेश करते रहे, उसका दिफा करते रहे, तो फिर उसकी सैंक्टिटी तो उन्होंने दी, जिस तरह दहशतगर्द तंजीमें अपने वर्कर के गलत काम की को सैंक्टिटी देती हैं। लिहाजा मैं नहीं इस बात को आपकी मानता कि ये आपका ये कंपैरिजन चाहे तारीख के तनाजुर में गलत है। आमिर साहब। मुज़म्मिल, मेरा ये कंपैरिजन देखें, आपने भी अभी हवाला देते हुए कहा ना कि टीटीपी का एक शख्स फटता है कहीं पे जाके तो फिर आप उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी टीटीपी को नहीं कर सकते। देखिए टीटीपी का तो फलसफा ये है ना कि वो तो हमारा निज़ाम, हमारे आइन को कुफर का निज़ाम कहते हैं। तो फिर सियासी जमात का भी अगर फलसफा ये हो कि उसने फौज पर हमला करना है तो फिर फलसफे की बात कर लें। नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखें मेरी बात सुने, या तो आप ये मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो ना कि इमरान खान ने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, इसलिए ये भी जो उसने अपने वर्कर्स को उकसाया है ये करने के लिए, तो ये भी बड़ी सोची समझे तरीके से हटाया है। इमरान खान एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद मुज़म्मिल गलती पर गलती की है। उन्होंने सियासत नहीं सीखी है। उनका नारा है कि उन्होंने 27 साल सियासी जद्दोजहद की है। उनको 27 मिनट के लिए भी उसके अंदर जो है उन्होंने सियासत नहीं सीखी। अगर सीख ली होती ना तो मेरे दोस्त आज उनका ये हाल ना होता। ये एक शख्स की गलती है और ये हम ज़रूर बहस कर सकते हैं कि उनकी उम्र के अंदर आगे जाके भी वो कुछ सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जब तक इनको अब अदालतों में ट्राई नहीं कर लिया जा सकता, इसको गलती मैं समझ सकता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो, अगर उन्होंने ये किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाल भी दी थी या ख़ुद भी ये मान रहे थे कि वो अवामी ताकत का इस्तेमाल करके तो रियासती इदारों पर चढ़ दौड़ेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी वक्ती तौर पर गलती तो हो सकती है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी कंसिस्टेंट सोच होगी। एंड आई नो देयर आर मैनी पीपल हु थिंक आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो यही लगता है कि इसको गलती समझना चाहिए, इसको एक परमानेंट सोच नहीं समझनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। काज़मी साहब। मुज़म्मिल साहब देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो इस वक्त वैसे भी जेल में हैं और जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम हैं वो उनके खिलाफ भी मुकदमात चल रहे हैं। अब असल इशू तो ये है ना कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शंस आके लड़ना है और जो अभी से ये तासुर दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनके हवाले से तो अभी तो ज़्यादा बात बनती है कि हम उनके हवाले से बात करें कि वो आगे आके क्या करने वाले हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे जो 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत करती रही, जिसके दौरान वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहे, आइन शिकनी के और मुख्तलिफ इल्ज़ामात। और उन्होंने फिर अपने 16 माह के दौरान क्या किया, और उस वक्त यकीनन आपने की वो जो ऐनक है वो डिफरेंट मोड में होगी, तो वो जो है आपने उसको डिफरेंट एक जाविये से देखा होगा। उस 16 माह के दौरान जो है आपको कहीं पे जमहूरियत फलती फूलती नजर आई? क्या आपको लगा कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई है? जो यहाँ पे बयानिया बनाया गया तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, आज ही मियाँ साहब के वकला ने अदालत में एप्लीकेशन दी कि जनाब नैब को कहा जाए कि हमारा जो मियाँ साहब का केस है तोशा खाना का गाड़ियों वाला, उसमें उनका बयान कलम बंद कर लिया जाए। अब खान साहब ने कोई भी चीज़ जो है वो गैर कानूनी तौर पे तोशा खाना से नहीं ली, लेकिन वो सियासी जमात जिनके लीडर के ऊपर मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है कि वो गाड़ियाँ वहाँ से ले गए, वो तोशा खाना के ऊपर जो है बयानियाँ बना रहे हैं। ये उसी तरह है कि हम सामने हमारी प्रॉब्लम्स कुछ हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इधर चले जाएं, हम उधर चले जाएं, उसको डिस्कस करते रहें। जो कानूनी मामलात हैं वो अदालतों में हल होंगे, लेकिन इस मुल्क और कौम के जो मसाइल हैं वो तो उन लोगों ने हल करने जो दावे करके आए थे। क्या हम उनकी भी उतनी स्क्रूटनी कर रहे हैं? उनका मंशूर क्या है? उन्होंने कैसे बेहतरी लानी है? तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर आप माय लॉर्ड मुनासिब समझें तो तवज्जो डालें थोड़ी सी। अतर काज़मी साहब, मैं ज़रूर उस पर तवज्जो डालूँगा और उस पर तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन उसके नतीजे में 9 मई से तवज्जो हट नहीं सकती। ना मैं उसको गलती मानता हूँ, ना ये ऐसे ही है जैसे अभी लाहौर में एक बच्चे ने 6 बंदों को कार के नीचे ला के मार दिया है, तो उसके वालिदैन भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की गलती है, इसको माफ़ कर दें, ये बड़ा मासूम है, इसको माफ़ कर दें। तो 6 बंदों को उसने वहाँ पे कत्ल किया है। तो ये जो है ना, इस तरह रियासती इदारों पर चढ़ दौड़ना गलती नहीं है, और इसको गलती कहना ही गलती है, और ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी गलती है इसको गलती कहना। मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में एक रिवाज डालेंगे कि आप हमारे रियासती इदारों पर चढ़ दौड़ें, हम बाद में इसको गलती कहकर, मासूम सी गलती कहकर माफ़ कर देंगे और हम इसको गलती पेंट कर देंगे।
तो इसको गलती नहीं पेंट किया जा सकता, ये जुर्म है और ये कोई ख़ता भी नहीं है। मैं समझता हूँ संगीन जुर्म है और शऊरी तौर पे किया गया जुर्म है, इनोसेंस नहीं किया गया आमिर साहब। तो मैं तो नहीं इसको कोई गलती या इसको ये मानता। और दूसरी बात ये है कि एक दाद देनी पड़ेगी कि उनके जो उन्होंने अमल किया वो तो आपने देख लिया, पर आप उनके शऊर तक आपको मालूम है कि ये शौरी तौर पे भी वो इस हवाले से जो है, हाँ शौरी तौर पे आप बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, क्योंकि वो 3 माह से 4 माह से उसका माहौल बना रहे थे। जो जमान पार्क पे लोग जमा किए हुए थे वो मतलब नजर आ रहा था सारा रेड लाइन है। कभी सियासी लीडर ने भी कहा मैं रेड लाइन हूँ, कोई अस्करी जमात का कमांडर तो कहता है कि मैं रेड लाइन हूँ, कभी सियासी लीडर ने भी कहा मैं रेड लाइन हूँ। पहली दफा मैंने सुना है किसी सियासी लीडर ने कहा मैं रेड लाइन। अच्छा मुजम्मिल, अगर मैं ये कहूँ, वो तो सियासी लीडर तो खुद गिरफ्तारी देता है। यहाँ जो जमान पार्क पे जत्थे रखे हुए थे वो सारा चौरी था ना। अगर मुजम्मिल, तो इसलिए पाकिस्तान में ये सियासत दफन हो गई है। मुजम्मिल, अगर मैं ये कहूँ, जेल से लेके शायद एस्टेब्लिशमेंट को अकल आ गई है और अब फैजाबाद धरने के कमीशन ने भी काम शुरू कर दिया है और इसलिए मुझे बहुत कम इम्कानात लगते हैं आगे धरने के। आमिर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सिर्फ एक आपसे बात पूछना चाह, अगर मैं कहूं कि ये वो दानिस्ता गलती है जो बड़ी सोच समझ कर की गई है, तो फिर भी आप इसको गलती नहीं मानेंगे? गलतियां होती है जी, हर सियासतदान से। नहीं, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं जुर्म को गलती नहीं कहता। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में जुर्म है और गलती है, बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। जी अतर साहब, तो जो 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था मुबैना जो त्यारा साजिश अगवा केस, क्या वो भी कोई गलती थी या फिर वो जुर्म था? उसको आप क्या कहते हैं, किस नज़र से देखते हैं? अगर आप भी थोड़ी सी रोशनी डालें ना, आप हमसे पूछे जा रहे हैं, अपना आप कुछ बता नहीं रहे, अब आप हमें बताएं जरा। नहीं, लोग आपको सुनना चाहते हैं ना तरकाजमी साहब, आप स्टार हैं, मेरा मतलब है आप हमारे मेहमान हैं, ज्यादा मौका आपको। आपने जो इधर ये वो हंटर वाली सहाफत मुतारिफ करवाई है ना कि आप कभी इधर से सवाल कभी इधर, आप हमें बताएं जरा। नहीं, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को हटा सकता है। जी, और मैं इस अख्तियार को पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जी जिसका असली मसला मईशत है, माशी अदम इस्तेहकाम है, हमारे बेकाबू अखराजात और बहुत कम आमदन, ये हमारे असली मसाइल हैं। लेकिन हम इनके ऊपर कम ही बात करते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो या तो सियासत की बात होती है और अगर सियासत नहीं तो अदालत की बात होती है। और क्योंकि हम भी इसी माशरे का हिस्सा है, इसलिए जाहिर है कि हमारा प्रोग्राम कोई फ़र्क काम तो नहीं करेगा ना, वही करेगा जो कि बाकी का सारा मीडिया कर रहा है। तो आज की पहली खबर, आपने हमारी राय सुनी जो सियासत के बारे में थी, जो सियासी बयानात पर मबनी थी, और दूसरी हमारी अदालत के अंदर होने वाली एक कार्रवाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में दायर होने वाले रेफरेंस के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर दी है। ये उन पर आमदन से बढ़कर असासे बनाने का रेफरेंस है, लेकिन उन्होंने इस पर एतराज़ करते हुए कहा है कि जो एतराज़ात उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे वो भी नहीं सुने गए, और इन एनी केस वो जो उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये रेफरेंस सुनने की मिजाज नहीं है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मेरे साथी मुजम्मिल जो हैं वो बड़े माहिर हैं अदालत के अंदर जिस किस्म की सियासत होती है या जिस तरह से कानून के साथ निपटा जाता है इन तमाम अमूर के। तो मैं सीधा मुजम्मिल साहब के पास जाता हूँ। मुजम्मिल, ये क्या इसका नतीजा निकाला जाए जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही एक दरख्वास्त दायर की, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही हैं और ये दरख्वास्त भी उन्हीं के सामने आए? वैसे तो वो कोई बेंच बना सकते हैं जो ये दरख्वास्त सुने, 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच बनाया जा सकता है जो ये दरख्वास्त सुने। लेकिन
उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एतराज़ किया है वो तो उन 3 मेंबर्स पर किया है जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया है, और उनका मौक़िफ़ है कि जिन्होंने मेरे हक़ में वोट दिया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और जिन तीनों ने मेरे ख़िलाफ़ वोट दिया है वो तीनों ही बाइस थे। किसी एक पर एतराज़ करते, 2 पर एतराज़ करते, 5 में से 3 वोट उनके ख़िलाफ़ थे, 2 हक़ में थे, तो वो कहते हैं 2 रह जाएं, और 3 जो मेरे ख़िलाफ़ दिया है उन तीनों को मेरा केस सुनने से रोक दिया जाए। मुझे नहीं लगता इंसाफ के किसी असूल के मुताबिक उनका ये एतराज़ है कि वो कहें जी कि तीनों ही मेरे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वोट दिया है उनको उठा दें और उनकी जगह को मेरे हक़ वाले 3 बिठा दें ताकि मुझे क्लीन चिट मिल सके। तो मुझे तो उनका ये एतराज़ कोई इतना वैलिड नहीं लगता कि आप कहें कि जी तीनों निकाल दें। वैसे तो शौकत सिद्दीकी साहब की पटिशन लगाई ही नहीं थी, उमर अताब बंदियाल साहब ने और गुलजार साहब ने, वो रिटायर हो गए, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इसी तरह निकलने के बाद उन्होंने पटिशन की। लेकिन जो आज उन्होंने कहा है कि मुझे टेक्स्ट से कोई नोटिस नहीं आया, मैं इसमें आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देना चाहता हूँ जी। जस्टिस काजी फायद ईसा का अपने रेफरेंस पर यह मौक़िफ़ था कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ FBR में या कहीं भी कोई इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बग़ैर हुकूमत नहीं कर सकती। पहले शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगी, वहाँ से इंक्वायरी का हुक्म होगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं। हुकूमत आज ख़ुद जजों की ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं कर सकती। ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है कि जो जज आपके ख़िलाफ़ हो आप उसके ख़िलाफ़ केस शुरू कर दें। और ये अपहेल्ड हुआ था कि पहले अगर हुकूमत को भी कोई शिकायत है, किसी को कोई शिकायत है, तो वो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आए, वो उसके बाद उस पर जो फैसला करेगी या इंक्वायरी का हुक्म देगी, जो भी करेगी। तो मज़ाहिर अली नकवी साहब के वक्त में के लिए तो पहले कोई टैक्स कंसल्टेंट के पास शिकायत लेके नहीं गया कि इनके टैक्स रिटर्न्स ठीक नहीं है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए हैं। अगर वो डायरेक्ट इनकम टैक्स के पास जाते या टैक्स FBR में जाते तो फिर ये काजी फायद ईसा वाला मामला हो जाता कि डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ तो लॉ और प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वैलिड समझे उनको तो मुझे लगता है आज के इजलास में ही एक्शन हो सकता है। अभी हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी इजलास का फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको इल्तवा मिलेगा या इस पर आज वोटिंग ना हो। वोटिंग होनी चाहिए मेरी राय में इस के ऊपर। राइट। सो अतर भाई क्या ख्याल है जज मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनको क्या उम्मीदें होनी चाहिए अपनी इस दरख्वास्त से, क्योंकि इसके अंदर कुछ उन्होंने तकनीकी नुकात भी उठाए हैं। 2 बुनियादी बातें जो उनकी तरफ से की गई हैं, एक तो ये कि जो जजेस के बारे में उनके एतराज़ात थे उनको सामने नहीं रखा गया, और दूसरी कुछ तकनीकी चीज़ें कि उनको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए हैं। ये जो असासे वो डिक्लेयर कर चुके हैं उनकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी नहीं कर सकती। क्या उम्मीदें होंगी उनको? देखें, एक तो आमिर साहब ये सब जुडिस केस है और हमें पूरा यकीन है कि मोअज़्ज़ज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझेंगे वो फ़ैसला करेंगे। वंस जब फ़ैसला आ जाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगा, उसके मेरिट के ऊपर भी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन ये जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि अब ये हो नहीं सकता कि यहाँ से समाज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आगे चले, इसलिए कि इसमें एक सेट प्रेसिडेंट है। और इस वक्त जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही कर रही है, वो खुद माजी में जब उनके खिलाफ मसला वहाँ पे गया था तो उन्होंने कहा नहीं, पहले ओपन अदालत में इसको सुना जाए। और उनकी जो है डिक्लेयर नहीं थी, उनकी कोई सामने आई थी जायदादें मुबैना उनके ख़ानदान की लंदन में, तो उसकी भी कोई तहकीकात वगैरह नहीं हुई थी। आगे चल के दोबारा फिर वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दोबारा नहीं भेजा गया कि वो किसी और को भेजे और तहकीकात करवाएं, और हमने ओपन कोर्ट में देखा कि वहाँ पे हेयरिंग हुई थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब खुद इस सारे अमल से गुजर चुके हैं और जिन्होंने खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अपना मुकदमा आर्ग्यू नहीं किया, ओपन कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा आर्ग्यू किया, तो वो किसी और मोअज़्ज़ज़ जज का मुकदमा जब वो खुद जज साहब कह रहे हैं कि मैं ओपन कोर्ट में आर्ग्यू करना चाहता हूं, तो वो उनको वो मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे यही लगता है कि ये ओपन कोर्ट में आएगा और इसका जो प्रेसिडेंट है वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के अपने मुकदमे में मौजूद है। अच्छा, ये या तो मुझे गलती लग रही है समझने में या वाकई ऐसा हो रहा है कि मुझे 2 राय सामने नज़र आ रही हैं। मुजम्मिल भाई के मुताबिक ये प्रेसिडेंट एक डिफरेंट नेचर का है और अतर कहते हैं कि नहीं, ये प्रेसिडेंट यही है जिसके तहत ये सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई काउंसिल के अंदर ये कार्रवाई आगे ना बढ़ सके। मुजम्मिल, मेरी सोच में फ़र्क है या वाकई ये दो राय हैं इस मामले के ऊपर?
देखें, काजी फायद ईसा ने यह नुक्ता लिया था कि किसी जज के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकती। पहले शिकायत वहाँ आएगी, फिर वहाँ से कार्रवाई होगी। और ये लॉ पॉइंट था कि आप क्या हुकूमत जजों के ख़िलाफ़ या उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ अज खुद कार्रवाई कर सकती है या बजरिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। इस लॉ पॉइंट पे उन्होंने बात की थी जिसके ऊपर रेफरेंस बना था उन्होंने, और वो रेफरेंस जो ओपन कोर्ट की समाअत थी, फिर वो हम सब ने देखा पहली में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। वो एक लॉ पॉइंट था कि कल को किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्या हुकूमत खुद शहजाद अकबर जैसा एहतसाब का मुशीर लगा के या कोई जनरल फैज़ जैसा लगा के तो अब किसी जज के ख़िलाफ़ का इनिशिएट कर लेगी इंक्वायरी या थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। तो जुडिशरी ने यह फैसला किया कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएंगे, यहाँ से इंक्वायरी इनिशिएट होगी, हम देखेंगे कि आप जो इल्ज़ामात हैं उनमें वो इंक्वायरी के काबिल हैं या नहीं हैं। हुकूमत की खुद की हुई इंक्वायरी को नल एंड वाइड किया गया कि वो बग़ैर लीगल सैंक्टिटी के की गई, जो काजी फायद ईसा का केस था। मुज़ाहिर अली नकवी का तो ये केस ही नहीं है। वो ये कैसा कंपैरिजन है? उनके बारे में तो सीधा पहले सब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए हैं। अगर उन इल्ज़ामात में कौंसल समझती है जान है वो एक्शन ले लेगी, नहीं जान है तो उनको मुस्तरद कर देगी। जैसे इजाजुल हसन साहब का मुस्तरद हुआ है, सरदार तारिक साहब का मुस्तरद हुआ है, 2 मुस्तरद हुए हैं। अगर यहाँ भी मुस्तरद होगी, क्योंकि ये रूल तय हो गया है कि पहले कौंसल में आएंगे फिर उसके बाद आप उसके बारे में जा सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई कंपैरिजन है काजी फायद ईसा और मुज़ाहिर अली नकवी वाले मामले का। इसमें मैं छोटी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा कि इसको ऑडियो स्कैंडल जरूर इसको कहा जा रहा है कि एक ऑडियो सामने आई और ये जिसने भी ये सारे असासे निकाले हैं जस्टिस साहब के, तो वो उसको कोई किसी बेकरी से तो नहीं उसने खरीदे ना कहीं जासूसी करके ही निकाले हैं। और दूसरा ये जो ऑडियो है वो ऑडियो किस तरह सामने आ गई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूद जज साहब ये पूछेंगे कि ये ऑडियो किधर से आई है, ये किसने रिकॉर्ड की है। लीगली तो पहला क्वेश्चन वो ये पूछेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये केस जो है वो उधर चलेगा। मुझे यही लगता है कि ये एक सेट प्रेसिडेंट है जिसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे है कि जजों की जासूसी नहीं हो सकती, उनके जो मामलात हैं उनको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। और फिर ये तो उनके डिक्लेयर्ड हैं। या तो होता ना कोई ऐसी चीज़ निकाली जाती है जिस तरह जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो हैं उन्होंने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया अपने फैमिली के कोई एहसास है। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं। पर एनीवे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि सब जुडिस मामला है और मौजूद अदालत यकीनन आइन और कानून को सामने रखते हुए मुनासिब फैसला करेगी। अच्छा, केस की जो बारीकियां हैं, केस की जो कानूनी नुकात हैं, ये सारा वो सब जुडिस मामला है, हम उसके ऊपर बनी जाते हैं। लेकिन देखें, इस तरह के तमाम केसेस ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इस सतह के ऊपर तमाम मुकदमेबाजी जो होती है उसके आसपास कुछ सियासी राय भी कायम हो जाती है। मैं आज कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि मुज़ाहिर अली नकवी के साथ कुछ सियासी जमातें हैं जो उनकी हिमायत में हैं और कुछ सियासी जमातें हैं जो उनकी हिमायत में नहीं हैं। और उसका एक मिसाल जो दी जा रही है वो ये है कि काजी फायद ईसा जब अपनी कानूनी मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो पाकिस्तान बार काउंसिल और बहुत सारी सूबाई बार काउंसिल जो थी वो मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत में थी, जबकि मुज़ाहिर अली नकवी साहब के मामले के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब ये चीज़ शायद अहमियत इसलिए पकड़ती है कि जजेस का जहाँ पर मामला आता है वहाँ उनकी इंटेग्रिटी भी एक बहुत की फैक्टर होती है। वो एक आम आदमी की तरह जो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर अपना मुकदमा लड़ सकता है, उसको लटका सकता है, उसको घसीट सकता है आगे। जजेस का जहाँ तक मामला आता है वहाँ पे उनकी इंटेग्रिटी एक बहुत की क्वेश्चन होता है। तो यहाँ आपको लगता है कि ये वो नुक्ता है इंटेग्रिटी का जिसके ऊपर पॉलिटिकल राय मुनकसिम है पाकिस्तान में इस मामले के ऊपर। मुजम्मिल, आपसे मैं शुरू करूंगा, या इसकी कोई और वजह है? देखिए, पीटीआई तो मुज़ाहिर अली नकवी के हक़ में नज़र आ रही है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उनका ताल्लुक भी हम ख्याल बेंच में है। जिन ऑडियोज़ पर बहुत अतर काज़मी साहब को एतराज़ है वो भी उनका कॉन्डक्ट जाहिर करती हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम उनके घर बैठे हुए हैं एक छोटे से चलान के इशू में
क्या जज साहब का अगर चलान हो जाए तो सूबे का वज़ीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी घर तलब कर लिया जाता है, तो वो भी बहुत बड़ा प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है। अब आप ये कहें कि जी उसको एविडेंस के तौर पे ना लें, भी क्यों ना लें? मिसकॉन्डक्ट का वो भी एक एविडेंस है। कैसे आया वो बात बाद में कर लेंगे, पर एविडेंस तो है ना। कल को आप कहेंगे कि जी कत्ल की जो फुटेज बनी है, ये फुटेज सही तरीके से नहीं बनी, लिहाजा इसको कत्ल के मुजरिम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भाई वो जो जुर्म है उसकी शहादत अपनी जगह, वो ऑडियो कैसे आई उसकी तहकीकात अपनी जगह। तो मेरा मतलब है कि ऑडियो से जो साइज सामने आया है, आप उससे तो इनकार नहीं कर सकते कि चीफ मिनिस्टर उनके घर बैठा था, उन्हें उसके केस ही नहीं सुनने चाहिए थे उसके बाद। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट की भी बात है और फिर उसके बाद जायदादों की भी बात है। और मेरी तो राय है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बिल्कुल इंसाफ होता नज़र आना चाहिए और इसमें दबाव पे नहीं आना चाहिए। राइट। सो बड़े एक सीनियर जज का मामला है जी। जजेस की इंटेग्रिटी के साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो सियासत के भी कई पहलू वो जजेस की इंटेग्रिटी से जुड़े हुए होते हैं। माजी में हमने देखा कि अगर जजेस बहकने लगें तो सियासत किस बहक सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही वक्त हुआ है थोड़ी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गज़ा में इसराइल की जहारियत जारी है। OIC का जो पहला इजलास हुआ उसमें सिर्फ मजम्मत तक बात गई। अब चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक है जिसमें गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा है। हम जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं, जंग बंदी हो नहीं रही। क्या आमिर साहब मुतालबों से और मजम्मत से जंग बंदी हो जाएगी और हम गज़ा के बच्चों का खून इस तरह देखते ही रहेंगे? अगर होना होता ना मुजम्मिल तो अब तक हो चुका होता। ये नहीं हो रहा सिर्फ इसलिए कि जो इसके प्राइमरी प्लेयर्स हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने पहले भी नहीं होने दिया। जब भी फ्लेयर अप हुआ है, जो भी उनके मकासद थे वो जब तक पूरे नहीं हो जाते थे वो जंग बंदी नहीं होने देते थे। यहाँ अगर चीन के अंदर ये इस्लामी ममालिक के वज़रा अगर मिल रहे हैं, देखें चीन इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में निस्बतन नया प्लेयर है। हमने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाइपोलर वर्ल्ड थी उसमें सोवियत यूनियन एक उन दो में से एक मेंबर था जिसके आसपास सारी आलमी सियासत जो है वो घूमती थी। लेकिन सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद रूस जो है वो उसने अपने आप को थोड़ा सा काट लिया आलमी सियासत से, वो पीछे हट गया। लेकिन जब अरब स्प्रिंग हुआ तो उसको वापस मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक हिस्सेदार बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि उसके पास उससे पहले दहाइयों का तजर्बा था जो कि इसने इस्तेमाल किया और वो आ गया। उसके मुकाबले में चाइना ने अब तक अपनी इकनॉमिक पावर के ज़रिए दुनिया के अंदर वो जगह जगह के ऊपर वो फैले हुए हैं। वो पॉलिटिकली एग्रेसिव ज़रूर होते हैं, जैसे वो हांगकॉन्ग के मामले के ऊपर हुए हैं, जैसे वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के मामले के ऊपर होते हैं, जैसे जब वो अमरीकी त्यारा गलती से उनकी ज़मीन पर उतर गया था और अमरीका ने कहा था कि ये अमरीका की सोवरेन टेरिटरी है और इसके अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। वो उसके चंद मिनट बाद ही उन्होंने अपने इंजीनियर्स उस त्यारे के अंदर भेज के उसकी बाकायदा वीडियो रिलीज़ कर दी थी। तो वो पॉलिटिकली एग्रेसिव भी हो सकते हैं। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर पहले हमने कोई उनका वाज़ेह किरदार नहीं देखा है। और अब भी सिर्फ इसलिए कि चीन में कुछ इस्लामी ममालिक के वज़रा जमा हो रहे हैं और वो वहाँ पर बैठ के अगर कोई मुतालबा करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई खातिर खा असर होगा, क्योंकि जिस तरह की जनूनियत हमें नज़र आ रही है वहाँ पर, वो पहले भी जब भी गज़ा में इस तरह के फ्लेयर अप्स हुए हैं हमें उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा उसके अंदर शिद्दत नज़र आ रही है। हमेशा से इसराइली पॉलिसी का हिस्सा होता था कि कलेक्टिव पनिशमेंट, बच्चों को भी मारो, बूढ़ों बुज़ुर्गों को मारो, औरतों को मारो, ये उनकी स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें मेरी नज़र में कम से कम इतनी शिद्दत हमने पहले नहीं देखी थी कि जितनी इस दफ़ा देखी है। सो मैं नहीं समझता हूँ कि फौरी जंगबंदी के मुझे कोई आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि चीन कोई किरदार अदा कर सकता है जंग बंदी में और कोई ब्लॉक ऐसा बन के इसराइल को दबाव में ला सकता है जंग बंदी के लिए?
नहीं, इन शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो सकेगा कि अचानक कोई ब्लॉक बन जाएगा जो इसराइल के ऊपर किसी किस्म का दबाव डाल सकेंगे। हमने OIC का इजलास भी देख लिया, उसमें जो कुछ सामने आया वो भी हमारे सामने है। देखिए, ये कोई मज़ाहिब की जंग नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इंसानियत के साथ जो हो रहा है ये वो मामला है कि आप कैसे इंसानों के साथ इस किस्म का सलूक कर सकते हैं। तमाम इंटरनेशनल जो क़वानीन हैं आप उनको रोंदते चले जा रहे हैं। और अगर इसमें कोई चेंज आया है, वो मैं आपको बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, जो डिजिटल मीडिया का दौर है, आज जो गज़ा से फुटेजेस आ रही हैं वो सबसे पहले आपको टिकटॉक पे नज़र आती हैं, वो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। इसलिए कि आलमी जो मीडिया है वो तो देखें ना मुजम्मल साहब, इसकी कवरेज ही एक तारीख से शुरू करता है ना, कुछ दोस्तों की तरह उस तारीख से उनकी नज़र में वो चीज़ें शुरू होती हैं। जिस दिन हमास पहला रॉकेट मारता है तो वो तासुर ये देते हैं कि जनाब ये मसला उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन हमास ने रॉकेट मारा था। वो पिछले 75 साल की जो दास्तान है उसका वो जिक्र ही नहीं करते। तो ये इशू है। लेकिन अब इसमें जो तब्दीली ये है कि ये अब सोशल मीडिया पे आपके सामने नज़र आ रहा है। और अगर इसमें कोई प्रेशर डालेगा, मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई हुकूमत इसमें उस हद तक प्रेशर डालेगी, लेकिन जो आज़ाद मुआशरों की अक़वाम हैं, आप देख लें कि जो बड़े बड़े आपकी रैलीज़ हुई वो किन ममालिक में हुई। वो आपको लंदन में नज़र आती हैं, वो आपको मैड्रिड में नज़र आती हैं, वो आपको टोरंटो में नज़र आती हैं, वो आपको अमेरिका में नज़र आती हैं, वो आपको यूरोपीय ममालिक जो दीगर हैं वहाँ पे नज़र आती हैं। तो जो यूरोपीय ममालिक की अक़वाम है उनका जो प्रेशर है जब वो बिल्ड होगा तो उसके नतीजे में मुझे लगता है कि इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है। अब वो कितनी जल्दी होगी या कितनी देर से होगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आमिर साहब, अतर कादमी साहब ने कहा है कि जो मगरबी ममालिक में अवामी राय आमा है वो सीज़ फायर के लिए कोई रास्ता निकाल सकती है, पर हमने देखा है कि अवामी राय आमा जितनी मर्जी सख्त हो, मतलब बरतानिया में उनको अपना वज़ीर दाखिला भी बदलना पड़ा, पॉलिसी नहीं बदली उन्होंने इसराइल के लिए। अमेरिका में भी यही हालात हैं, यूरोप के बाकी ममालिक में भी अवामी राय आमा उन मुल्कों की पॉलिसी को बदलने की पोजीशन में नहीं है। वो अवामी राय आमा के सामने वो हुकूमतें सरनगू नहीं हुई पॉलिसी पर। आई एग्री विद यू मुजम्मिल, फौरी तौर पे तो नहीं है। उसका बड़ा मिसाल जर्मनी है जिसने प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है बाकायदा तौर के ऊपर। फौरी तौर पर मगरबी माशरों के अंदर अवामी राय आमा अगर वो इंटरनेशनल किसी मसले के ऊपर हो वो फौरी तौर पर हुकूमतों के ऊपर असरअंदाज नहीं होती है। बरतानिया एक बहुत मल्टी कल्चरल माशरा है और वहाँ मुसलमानों की भी बहुत बड़ी आबादी है। और उससे छोड़े, जैसे कि उसने बिल्कुल सही अतर ने कहा ना कि ये कोई मज़हब की जंग नहीं है, तो वहाँ एक बड़ी लंबी ट्रेडिशन ह्यूमन राइट्स की भी है और बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन 2.5-3 लाख, कुछ लोगों के मुताबिक 5-5 लाख लोगों के वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं होते हैं राय आमा के लिए। मगरबी माशरों के अंदर राय आमा हुकूमतों को तब मजबूर करती है जब वो उनकी इंटरनल सूरत हाल, जो उनकी अंदरूनी सूरत हाल होती है, वो डिस्टेबलाइज हो रही हो। और अभी हमें मामला वहाँ पर इस जगह पर पहुँचे हुए नज़र नहीं आया। सो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौरी तौर पर भी डिस्पाइट सोशल मीडिया, डिस्पाइट ये राय आमा जो बनती जा रही है उसकी वजह से फ़ौरी तौर के ऊपर कोई इसके अंदर तब्दीली आएगी जब तक इसराइल कन्विंस नहीं हो जाता कि जो उसके अहदाफ थे इस जारियत से वो हासिल कर चुका हुआ है और अब वो पीछे हट सकता है। अतर कादमी साहब, आपको लगता है कि बरतानिया में, अमेरिका में कोई इसलिए इलेक्शन हार जाएगा कि उसने इसराइल की हमायत की है और गज़ा के बच्चों का साथ नहीं दिया? यूरोप में कहीं वोट की ताकत से इसराइल हमायत याफ्ता हुकूमत उल्टी जा सकती है? देखिए, उसमें तो वैसे हमायत तो क्रॉस पार्टी आपको हर जगह पे नज़र आती है ना, लेकिन मैं आमिर साहब से एग्री करता हूँ और वही मैंने बात की थी कि शॉर्ट टर्म में बेशक ना हो, वो हुकूमत को फायर बंदी पे तो मजबूर शायद ना कर सकें, लेकिन वो अगले जो 100-150 MPA हैं उनकी सीटें ख़तरे में पड़ जाएंगी। देखिए, जो सियासतदान होता है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो सेनेटर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो हाउस का, या फिर वो MP हो बरतानिया का या किसी और भी असेंबली का यूरोप के अंदर, उसने लेने वोट ही होते हैं। तो मसला ये है कि वहाँ पे वोट की ताकत से तब्दीली आती है और इस वजह से वो जो ताकत है वो फिर उसको वो कोई मानी रखती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि वो तमाम ताकतें
जो इसराइल के पीछे खड़ी हैं और जो फायरबंदी का मुतालबा भी नहीं कर रही, लेकिन वो अपने मुल्क में उनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पुलिस चीफ को ये हुक्म दे सकें कि लंदन में होने वाली रैली के ऊपर पाबंदी लगा दो। अपना वो वजीर दाखिला को तब्दील कर देते हैं और वजीर आजम खुल के कह रहा होता है कि यहाँ पे रैली ना निकले, तो लंदन का पुलिस चीफ कहता है जी आपकी मर्जी से ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है ना जो उन माशरों के अंदर है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सेंटिमेंट फिर ग्रो होता है, और इसलिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म ये यकीनन ये चीज़ें मैटर करेंगी। हमने वियतनाम वॉर में देखा, क्या वियतनाम वॉर में प्रेशर बिल्ट नहीं हुआ? वहाँ पे जिस किस्म की तहरीक चली, उससे जिस किस्म का अमेरिका में प्रेशर बिल्ट हुआ, तो अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है। जब बच्चों की लाशें आप देखते हैं तो वो जो अक़वाम है, मगरबी अक़वाम, वो इंसानियत के साथ खड़ी है। उधर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। और इस पे आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में ये चीज़ जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। वो कहते हैं मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। क्यों आमिर साहब, शॉर्ट टर्म में नहीं है, फौरी जंगबंदी नहीं है, तो फिर वो गज़ा को तो मलियामेट करने के बाद कुछ हो भी जाएगा तो हमारे किस काम का है? आप नहीं समझते? देन इट विल बी टू लेट। एब्सोल्युटली मुज़म्मिल, दैट इज द रियल असल ट्रेजेडी ये है। मतलब दैट इज़ द रियल ट्रेजेडी। देखें ना, अभी वो अतर कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वही आप वाली बात कि अभी तो देखें ना, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लेबर पार्टी खुद स्प्लिट कर गई है गज़ा के ऊपर जब वोट हुआ, और सीज़ फायर के लफ्ज़ के ऊपर स्प्लिट कर गई है। और उसका राशनाल उन्होंने ये दिया है कि जी अगर इस वक्त हम इमीडिएट सीज़ फायर की डिमांड करेंगे तो फिर हमास के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है या हमास को दोबारा रीग्रुप करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। लुक एट हाउ फ्लिम्सी दिस थिंग इज़। तो यस, रुकेगी तो सही, ये पहले भी हुआ है और फिर वो रुक गया है, लेकिन इस दफ़ा जो शिद्दत है इस्राएली जारहियत के अंदर, उससे तो यही लगता है कि जी जब तक ये मामला काबू में आएगा, जब तक ये वहाँ पर ख़त्म होगा, तब तक खुदा जाने कितने बच्चे जो है। जी आज के लिए इतने। मुज़म्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तज़किया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।